जी पार्ट डी स्टार्ट कर दिया जी हमने, और हम पहुंच चुके हैं, अल्लाह आपका भला करे, उस सवाल पर अगेन जिस सवाल का पासिंग मार्क्स सबसे कम में से एक था। एक हम कर चुके हैं, ये होमवर्क भी मैंने खुद ही करा दिया, होमवर्क भी नहीं करते आप लोग। 5वां सवाल हमने किया था ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वाला, सबसे कम इसमें पासिंग परसेंटेज थी। उसके बाद सबसे कम पासिंग परसेंटेज है क्वेश्चन 7 शट डाउन वाले सवाल की। चूँकि मैं डिसीजन मेकिंग में आ चुका हूँ, रेलेवेंट कॉस्टिंग में करवा चुका हूँ, तो अब मैं इसी तरफ ही आऊँगा। उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ सवाल रह जाने हैं 6वां और 8वां। ठीक है, 8वां जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी बच्चों ने इसको पास कर लिया था। खैर, अब सबसे पहले तो हम ज़रा अपने रिवीजन क्लास पे आते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग कर लेने के बाद हमने हमने चैप्टर 16 है, हमने चैप्टर 16 स्टार्ट किया था, जिसमें 4 तरह की शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमने की थी। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, फर्दर प्रोसेसिंग या कंटिन्यू शट डाउन। सबसे पहला लिमिटिंग फैक्टर था, सबसे आसान आपको यही लगता था, लेकिन इसको भी रिवाइज़ करते चले, इस दफ़ा जो आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, सवाल इस दफ़ा मैं 2 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में से। एक भी हो तो भी हो सकता है, लेकिन शट डाउन तो आ गया है इसलिए ज़्यादा चांसेस बाकी 3 के हैं, बट शट डाउन का भी जूस तो हमने निकाल ही लिया हुआ है, इंशाल्लाह मसला उसमें भी नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको ना देखें, पहले अपने दिमाग पे जोर डालें। अगर डिसीजन मेकिंग करनी हो और कोई लिमिटिंग फैक्टर आ जाए, लिमिटिंग फैक्टर एक ही हो सकता है आपके सिलेबस में। अगर 2 हो जाएं तो एक सवाल हमने किया था, वो आपको याद हो कि ना याद हो, वही तरीका आपने करना है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है इधर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, वरना आपके ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, लिमिटिंग फैक्टर एक ही होगा एक टाइम पर। लिमिटिंग फैक्टर एक से ज़्यादा हों तो एक ही केस बन सकता है आपके सिलेबस की हद तक, वरना लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ बात चली जाती है, बल्कि रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ। बहरहाल आपके सिलेबस में नहीं है, जिधर भी जाती है बात। ठीक है, अब लिमिटिंग फैक्टर अगर आता था, हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते थे, वेरीफाई करते थे कि लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं। मैं क्या, ज़रा रिवाइज कर लें, मुझे भी भूला हुआ है, अब मैं भी अपने दिमाग पे जोर डाल रहा हूँ, ऐसे ही आप भी डालें दिमाग पे जोर। ये मैं आपको इस सफ़े को रिवाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। तो पहले अपने दिमाग के ऊपर जोर डालें। लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो सबसे पहला काम करते थे, वेरीफाई करते थे ये लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं है। अगर वेरिफिकेशन में आ जाता था लिमिटिंग फैक्टर, तो फिर हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और फिर उसे कन्वर्ट किया करते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में। ये वो स्टेप होता था जहाँ पे आपका चैप्टर 15 है ना, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला चैप्टर आपका यूज़ होता था। जब लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकल आता था, अहमद को फ़ोन करो यार, नंबर होगा किसी के पास, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकल आता था, तो फिर हम उसकी रैंकिंग करते थे और हाईएस्ट रैंक करने वाले को पहले प्रोड्यूस करते थे और लोएस्ट को, मतलब रैंक के हिसाब से बाद में अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ करने का ये तरीका। ठीक है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं ऐसे ही किया था हमने या नहीं। तो अब अच्छा हाँ, एक्सटर्नल सप्लायर के बगैर होता था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हुए सेलिंग प्राइस लेते थे, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद होता था तो हम सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ले लेते थे। अच्छा, वो हमने ऑटोमेटिकली काम ही ऐसा किया हुआ है कि हमारी तरतीब ऐसी थी कि अलग से इसमें भी नहीं सोचना पड़ता हमें। हमने उस तरतीब को ऐसे रखा है कि ऊपर एक्सटर्नल सेलिंग कॉस्ट लिख दी और नीचे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लिख दी, तो उससे आपको बेसिकली सेविंग बाय इंटरनली प्रोड्यूसिंग की फिगर मिल जाती है। वो भी एक तरह से सेविंग है, इनकम है, वो भी रैंकिंग के अंदर उससे जाता है। इसलिए हमने इसको अलग से केस बनाने की, अलग से केस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जुगाड़ लगाया था हमने बेहतरीन किस्म का, जो बेहतरीन हमेशा 100% चलता है। क्या, चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सबकी एक्सटर्नल परचेज प्राइस है तो वही ले लो, तब भी रैंकिंग सही। किसी एक की एक्सटर्नल परचेज प्राइस है, बाकियों की सेलिंग प्राइस भी है, बाकी नहीं बाहर से मिलते, सिर्फ आप ही प्रोड्यूस करते हो, तो उस
टेबल के अंदर भी उस एक की आप एक्सटर्नल परचेज प्राइस भी ले लेते थे, तब भी आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल ठीक जाती थी। ठीक है, तो एक्सटर्नल सप्लायर अगर आ जाए तो सिर्फ क्या करते हैं हम, सेलिंग प्राइस की जगह क्या ले लेते हैं। अब सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर करते थे, रिक्वायर्ड जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कंपलसरी के नॉन कंपलसरी के अलग ही कर लेते थे हम यहीं पे, क्योंकि आगे बहुत हेल्प मिलती थी हमेशा। इस वर्किंग में वेरिफिकेशन भी होती थी और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ निकाल लेते थे, आर्स वगैरह जो आगे यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ से पता लग जाता था जिनमें सरप्लस है वो तो लिमिटिंग नहीं है, जिसमें शॉर्टेज है वो लिमिटिंग आ जाता था। फिर अगला स्टेप होता था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे और रैंकिंग करते थे। तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले निकलता था, फिर उसको लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकाल लिया करते थे। एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट या सेलिंग प्राइस लेते थे, अगर एक्सटर्नल सप्लायर यूज़ करते हैं तो एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, नहीं तो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है आपके लिए। अब एक बड़ी अहम बात जो शायद किसी सवाल में आई नहीं थी लेकिन कहीं आ जाए फिर, वो अब आज की क्लास में, वो क्या है, अगर किसी का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ जाए तो उसको आपने पढ़ो, डू नॉट टेक प्रोडक्ट विद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन रैंकिंग, इट विल ओनली बी परचेज इफ एक्सटर्नल सप्लायर इज अवेलेबल, अदरवाइज साइड पे करो। ये बात समझ आई? ये आपके किसी सवाल में आज तक नहीं हुआ, लेकिन आपके सवाल में हो सकता है। तो अगर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्या है, कंट्रीब्यूशन के अंदर सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट हैं, जिसमें वेरिएबल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग भी आपने लेने हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला, डिवाइड किया उसको लिमिटिंग फैक्टर से, लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो डिवाइड कर दिया लेबर आवर्स के साथ, तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकल आया। अगर मटेरियल के केजीज, मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, मटेरियल के केजीज के साथ डिवाइड किया तो लिमिटिंग फैक्टर पर केजी निकल आया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर किसी का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर नेगेटिव हो जाता है तो आपने उसको रैंकिंग में नहीं लेना। डन। जब रैंकिंग हो जाती थी तो उसके बाद फिर आप अपना ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाते थे, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता था। रिक्वायरमेंट क्या आ सकती है, ऑप्टिमल प्लान बनाओ, प्रोडक्शन मिक्स कह देता था प्रोडक्शन प्लान बना दो, या साथ में प्रॉफिट भी निकलवा लेता था कभी कभार। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट होता था। ठीक है, हमने ये बैलेंस का कॉलम रखा हुआ था, मशीन आवर्स लेट से हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, उधर मैंने मटेरियल कहा था, बस ये ऐसे बने हुए हैं ना साथ के साथ बताते। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे हमारा लिमिटिंग फैक्टर मशीन आ रहा है तो ये बैलेंस आ गया। पहले मैंडेटरी डिमांड पूरी करते थे हमेशा, फिर जो बच जाता था उसमें रैंकिंग के हिसाब से, यानी मैंडेटरी डिमांड ABC, लेकिन नॉन मैंडेटरी में देखो A पहले आ गया, C फिर आ गया, फिर B आया, रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो अवेलेबल रिसोर्सेज यूज़ करते आते थे, जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे तो अब अगर एक्सटर्नल परचेजिंग का ऑप्शन है तो एक्सटर्नली परचेज कर लेते थे, नहीं तो नहीं। ये हमारा ऑप्टिमल प्लान होता था, जिसके अंदर हम ये यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये यूनिट्स परचेज करेंगे, ये काम हम कर लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद जब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान निकल आता था तो उसके बाद सेल रेवेन्यू निकालते थे सारी प्रोडक्ट्स का, जिसमें प्रोडक्शन वालों की वेरिएबल कॉस्ट इन यूनिट्स से, यूनिट्स प्रोड्यूस की प्रोडक्शन कॉस्ट आती थी और यूनिट परचेज की परचेज कॉस्ट आती थी। एक सवाल किया था जिसके अंदर ये बहुत सारा काम हमने किया था, ये सारी रिवीजन है। ठीक है, अब और जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आपने ली थी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की कैलकुलेशन में, वो सेल के यूनिट्स के ऊपर लगती है। ठीक है, तो टोटल सेल यूनिट्स के हिसाब से ये आ गई टोटल कंट्रीब्यूशन, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस की टोटल जो होती है। ठीक है, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस करके बजटेड प्रॉफिट निकल आता था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन ही निकला होता था, यानी कि यहाँ पर सारी सेलिंग प्राइसेस होती थी, तो हम पागलों की तरह ये सारा काम करने की बजाय इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उठाकर यहीं से शुरू कर लेते थे, अगर उसमें हमें कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट की फिगर मांगी होती थी। तो ये सारी बातें आपने की हुई हैं। रिवीजन प्लान वाले सवाल सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है, और ये सबसे आसान डिसीजन मेकिंग में आपको यही लगता था और है भी, और सवाल आ जाए तो मौजें भी। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बाकी जो भी आएगा। लेकिन ये क्या है जी, ये आपका लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन है। ठीक है अहमद भाई, हमने ये कर लिया। इसमें हमने एक अहम बात की है जो आपकी क्लास में नहीं हुई थी, पूरे नीचे लिखी हुई है,
उसमें लिखा हुआ है अगर रैंकिंग करते हुए आपने देखा कि किसी एक प्रोडक्ट का लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो नेगेटिव आ गया है, तो आपने उस नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वाली प्रोडक्ट को अपनी रैंकिंग में नहीं लेना। अच्छा, नेगेटिव तभी होगा जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नेगेटिव आएगा। मैंने ऊपर नेगेटिव नहीं डाला हुआ, माजरत, कितने गया, यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा। ये ऐसे होता है ना, ठीक है। डिवाइड करने से तो नहीं ना माइनस होती कोई चीज़, तो ऊपर माइनस थी तो डिवाइड होकर माइनस ही आया, ठीक है। तो ये एक अहम बात थी। ये हमारा, मैं इंशाल्लाह भेजता हूँ, फ्री हो लूँगा। फिर मैं ACCA की भी अब टेंशन लग गई है। आप उसके बाद जब फ्री होऊंगा तो इंशाल्लाह रात तक आपका रिवीजन प्लान भी मैंने अपडेट करना है, तो इंशाल्लाह कल तक होपफुली आपको ये PDF और रिवीजन प्लान 95% से भी ज़्यादा सेम ही होने, मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। बस सवालों को याद नहीं करना, ना कभी ज़िंदगी में कराया आपको। आपने बस ये करना है कि सवाल करते हुए आपने उसूल को रिवाइज़ करना है। अब 100 सवाल भी कर लोगे बेटा तो इनफ नहीं है, क्योंकि 101वां सवाल पर्चे में आना है। तो हेल्प क्या चीज़ करेगी? वो कॉन्सेप्ट जिनकी बेस पे सवाल बना होता है। आज करेंगे ना सवाल कंटिन्यू शटडाउन का, ऐसा सवाल आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा, पहली बार देखेंगे। लेकिन हम अपने असूलों को काबू करेंगे, उन पे चलेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप कहेंगे इतना आसान सवाल क्यों 14% सिर्फ पास हुए। शायद एक मसला ये भी, शटडाउन में बच्चे ज़्यादातर जो हैं वो ICAP के सोल्यूशन को, ICAP की तरतीब को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एक मुश्किल चीज़ ये होती है जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट से जाना होता है। नतीजा हम भी वही निकालेंगे इंशाल्लाह, हंस खेल के, सीधे तरीके से, ठीक है। हम ज़रा सीधे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, सीधे साधे काम करते हैं, नतीजे भी पहुँचना है ना। तो शटडाउन कंटिन्यू के सवालों में दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इसका सवाल अब आपने वही रिवीजन वाले ही करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेक और बाय बहुत आसान था, इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा, ठीक है। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर आपकी दुआ होगी कि हो, तो इसलिए वो ज़रूर करना है। अच्छा देखें, इम्पॉर्टेंट का मतलब इस चैप्टर, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, शटडाउन कुछ कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन शटडाउन आप इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि यार शटडाउन में टोटल तो 4 सवाल हैं, 4 थे टोटल, 5 थे, इस वाले समेत 5 हैं। तो आप हो गए यार ये क्या, जब किया हुआ सवाल है तो ये करने बैठूंगा तो आधे घंटे में हो जाएगा एक सवाल, तो मैं क्यों ना 2-2.5 घंटे लगा लूँ। ICAP ने जो शरारत कर दी, बच्चा छोड़ के आएगा इस दफ़ा, तो मैं तो तैयार हूँगा फिर भी, ठीक है, पासिंग मार्क्स ले लूँगा। कुछ छोड़ के जाना ना, असल पता है क्या मसला होता है, सिरे से कोई चीज़ छोड़ देना वो पर्चे में आपकी हिम्मत को तोड़ देता है। जब आप देखते हैं ना शटडाउन आ गया, अब मेंटली आप इतना परेशान हो जाते हैं कि अगर आपने वो सवाल फिर भी नहीं ही होना है, लेकिन ज़हनी तौर पे आप परेशान होकर सवाल पर्चा कर रहे हो। कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ताकि इस वजह से मार ना पड़े कि वो तो मैंने किया नहीं और पर्चे में आ गया। फिर आपकी अपनी कमज़ोरी है या डर है। 3 दफ़ा सवाल पढ़ लिया, इंशाल्लाह वो पासिंग मार्क्स आपको देगा, उसकी क्या ज़रूरत है। कुछ आसान होंगे ज़्यादा पासिंग मार्क्स दे जाएंगे, कुछ मुश्किल होंगे तो कम पासिंग मार्क्स देंगे। फेल वाली तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो मेक और बाय के अंदर क्या करते थे, इधर ना देखो, मेक खुद बनाएं, बाय बाहर से खरीदें। अब डिसीजन लेना है, हम भाई इधर ना देखें, भाई इधर ना देखें, हमने खुद बनाना है या बाहर से मंगवाना है। अगर खुद बनाएंगे नहीं तो सेविंग होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है, खुद मत बनाओ, बाहर से मंगवाओ। तो खुद मत बनाओ तो बनाने की कॉस्ट क्या होगी, सेव। रेलेवेंट बेनिफिट क्या है, सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट्स। लेकिन कौन सी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, रेलेवेंट मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल, रेलेवेंट लेबर वेरिएबल ही होती है, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स ये सेव होंगे, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स सेव होंगे। जो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होनी इस डिसीजन की वजह से, आउटसोर्सिंग की वजह से, वो मान ली रेलेवेंट नहीं होती थी। अब देखो इस टेबल को, मुश्किल नहीं है, आसान है, फॉर्मेट्स याद रखना बस। फॉर्मेट्स का और कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि सवाल जैसा भी हो आपको नज़र आ गया मेक और बाय है, आपने अपना फॉर्मेट बनाया, अल्लाह का नाम लिया, कोई 1-2 फिगर्स गंदी होंगी, वरना 70-80% फिगर्स जो हैं वो आप निकाल जाओगे। बस ये जहन में हो उस वक्त कि हमने बेनिफिट में क्या लेना है, सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, सेविंग इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, सेविंग इन एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये तो हो गई ना वो बात जो आपको वैसे ही जहन में थी।
उसके अलावा रेलेवेंट कॉस्ट का आपने असूल भी याद रखना है, ठीक है। तो रेंटल इनकम अगर फैक्ट्री की आपको मिल रही है, ठीक है, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट है। क्या मतलब? वो ये इस तरह का सिचुएशन बन सकता है ना सवाल में कि वो कहे कि हम प्रोडक्ट अल्फ़ा बना रहे हैं, हम नहीं बनाते, हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं, तो हमारी फैक्ट्री फारिग हो गई। हम क्या करें अपनी फैक्ट्री का, जहाँ पे हम अल्फ़ा बना रहे थे, हम वो DI खान वाले को किराए पे दे देते हैं। अब ये किराए पे हम कैसे दे सके? क्योंकि अपना अल्फ़ा प्रोडक्ट इसको आउटसोर्स कर दिया, तो फिर ये भी इसी डिसीजन की वजह से मुझे बेनिफिट आया। तो रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग बनाने की तो आनी थी, रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री भी आ गई। या फैक्ट्री नहीं किराए पे देंगे, हम क्यों दें उस DI खान वाले को किराए पे, हम प्रोडक्ट बीटा और बना लेंगे जो पहले भी बना रहे थे। अब ये प्रोडक्ट बीटा ये सवालों में आया भी था, ज़्यादा कैसे बन पाई भाई हमारी फैक्ट्री में? क्योंकि हमने अल्फ़ा आउटसोर्स कर दिया, जो गुंजाइश थी, कैपेसिटी थी, वो फ्री हो गई, तो हमने उसमें प्रोडक्ट बीटा बनाई, वो प्रोडक्ट बीटा बना के हमने बेच ली, तो हमारे पास एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। पर कॉन्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर चल रहे होते हैं, फिक्स कॉस्ट को नहीं देते होते। फिक्स कॉस्ट सिर्फ कौन सी लेनी है? जो एडिशनल हो, इंक्रीमेंटल हो, ठीक है। तो ये तो हमारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन भाईजान अहमद भाई ने चीज़ें बनानी हैं तो उन्होंने हमसे पैसे लेने, तो सबसे पहले तो उनको जो परचेज़ कॉस्ट पे करेंगे, फिर रास्ते में चीज़ें मंगवाते हुए इंश्योरेंस करवाएंगे। आपको पता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। फिर अब चूंकि अहमद भाई ने चीज़ें बनाई हैं, हम खुद बना नहीं रहे, हम कहेंगे इंस्पेक्टर भी एक रख लेते हैं, वो इंस्पेक्शन करेगा वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें हैं, परचेज़ कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, कस्टम, ये सेम आ गया। वही जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपने पढ़ा था कि इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, उसकी परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह ऐड होती हैं, डिस्काउंट्स रिबेट्स लेस हो जाते हैं, उसके बाद सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, मतलब किराया हो गया, मतलब इंस्पेक्शन वगैरह हो गई। तो ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्पेक्शन या परचेज एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बंदा रख लिया कोई, यार परचेज अब कर रहे हैं तो एक बंदा इसके लिए रख लो, चाहे वो फिक्स कॉस्ट भी है, एंड मंथली सैलरी पे रखा है एक बंदा। किस लिए रखा है? यार देखो यार, ये आउटसोर्स कर रहे हैं अल्फ़ा, तो ये आपने सारा इसको देखना है, पहले तो नहीं था भाई। तो ये सारी कॉस्ट क्या हो गई? ये रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट बेनिफिट क्या है? सेविंग। अब ये डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं सवाल, अब हमने एक तरीके से किया, अब हम नया तरीका थोड़ा ही नवा कट्टा खोल लेंगे। ये याद रखेंगे दिमाग के अंदर बस कि अगर हमने आउटसोर्स करना है तो हमने खुद नहीं बनाना अल्फ़ा को, तो नहीं बनाना, तो वो अल्फ़ा बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जो थी वो सेव होंगी। फैक्ट्री किराए पे दे दी तो वो किराया आएगा, नहीं किराए पे दी, कुछ और मजीद बना लिया अल्फ़ा की बजाय जो जगह खाली हुई, तो उससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आएगा। ये सब बेनिफिट्स हैं आउटसोर्सिंग के। लेकिन भाई आउटसोर्सिंग की है, वो चीज़ उसने बना के भी तो हमें देनी है ना, तो उसने हमसे पैसे नहीं लेने। तो परचेज कॉस्ट है, कोई रिफंड, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, इंश्योरेंस है, इंस्पेक्शन है, कोई भी परचेज को एडमिनिस्टर करने के लिए बंदा रख लिया, तो ये क्या बन गई आपकी? ये रेलेवेंट कॉस्ट बन गई। अब ऊपर कॉस्ट सेविंग ली, नीचे कॉस्ट ली। अगर नेट में रिजल्ट पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लेंगे एक्सटर्नल बाइंग को। क्या मतलब? हमारी सेविंग ज़्यादा है, उसको पैसे दे रहे हैं उससे, तो प्लस आ गया आंसर, एक्सेप्ट कर लो आउटसोर्सिंग को। और अगर नेगेटिव है तो एक्सेप्ट ना करो। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर वो अदर फैक्टर्स भी पूछेगा, आपको पढ़ाए भी थे, अक्सर पूछ लेता है, यही थ्योरी होती है ICMA के अंदर। वो कहेगा अच्छा ज़रा अदर, ये फाइनेंशियली तो आपने बता दिया, प्लस तो ओके, माइनस तो ओके हो गया, कोई नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। अब वो हमारे सारे मसाइल थे, क्वालिटी का मसला हमें कि पता नहीं क्वालिटी सही हो ना हो, फिर डेडलाइंस हैं, पता नहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए ना दिखाए, फिर अगली बात कस्टमर भी ये सोचेगा अच्छा ये वह आगे से बनवा रहे हैं तो कल को ना हुआ तो हम कहाँ जाएंगे। तो अपनी चीज़ों को, सप्लाई लाइंस को हर कोई सिक्योर रखना चाहता है। तो ये कुछ मसाइल आपको पढ़ाए थे, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ठीक है। इनको जाकर आपने, जाहिर है इस टॉपिक की थ्योरी के 3 सफ़े हैं अगर, तो वो पढ़नी है आपने कम अज़ कम, ठीक है। लेकिन सिलेबस कोई भी नहीं है, इतना सा सिलेबस बन जाना है। अभी तो पिछला बन चुका है जो आपने कल पिछली रिवीजन क्लास में पढ़ा था, और ये भी बन गया है, ये भी आपके सामने है। डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्टिंग खत्म हो गया, डिसीजन मेकिंग है, CVP पहले कर चुके हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, वो सारा रिवाइज कर चुके हैं। रह क्या है? सिलेबस में कुछ नहीं है, आप बस खौफ है आपके ऊपर, एक हिम्मत करनी है, बस लगे रहो। तंग हो रहा है, नहीं समझ आ रही, लगे रहो बस, पर्चे में भी लगे रहना है, बस पर्चा पास हो जाएगा, बाकी फिर बाद में देखेंगे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ो इधर।
रेलेवेंट इनकम ऑफ फ्यूचर आर टेकन, इफ नो फ्यूचर डेटा देन अज्यूम पास डेटा इज सेम फॉर फ्यूचर। ये थोड़ा सा मसला आता है क्योंकि हमारे करंटली हम प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो एक ऑप्शन आ गया जी आउटसोर्स कर दो। अब डिसीजन मेकिंग असल में तो फ्यूचर के लिए होती है, लेकिन अगर वो यूँ कह दे डेटा देकर के भाई हम आउटसोर्सिंग का सोच रहे हैं, तो फिर नॉर्मल क्या अजम्पशन है? तो सारे सीएम में यही बताया था कि अगर कोई चेंज ना बताया तो फिर ये अज्यूम करना कि यही रेलेवेंट, यही मटेरियल कॉस्ट है, यही लेबर कॉस्ट है जो अब सेव हो जानी है। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो, ये बेनिफिट्स के लिए मसला होता है, ये तो नॉर्मली बता देता है वो। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी फर्दर प्रोसेसिंग। ये थोड़ा सा तंग किया भी था इसने हल्का सा हमें, ठीक है, खैर आसान था, मुश्किल नहीं, इधर नहीं देखना। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंच गए हैं आप, जैसे जॉइंट बाय प्रोडक्ट के अंदर आपने किया था जॉइंट कॉस्ट एलोकेट, वो उधर सीखा था, एलोकेट होगी जॉइंट कॉस्ट, दही मक्खन लस्सी याद आ रहा है? तो अब डिसाइड ये करना है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इनको बेचें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। अब स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो जॉइंट कॉस्ट, इन जो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने एलोकेट करनी सीखी थी, वो इस डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट है क्योंकि वो संक कॉस्ट। हमने अगली बात करनी है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेल करें या फर्दर प्रोसेस करके सेल करें, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की अप्रोच से चलते थे इसमें, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट की। तो सब कुछ क्या होगा? फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग। क्या मतलब? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेलेवेंट रेवेन्यू क्या है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। कैसे निकलता था? टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो ये आपका आ गया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू इंक्रीमेंटल लिया है तो रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही लेनी है। ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट रेलेवेंट, अब आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ज्वाइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? जो आपके प्रोसेस अकाउंट में से वो कट्ठी वाली निकलती जिसको आप एलोकेट करते थे एनआरवी की बेस पे, जो इस दफ़ा शायद आ जाए पर्चे में सवाल, ठीक है। तो रेलेवेंट नहीं है, संक कॉस्ट है जो ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। रेलेवेंट क्या है इस डिसीजन मेकिंग के लिए? फर्दर प्रोसेसिंग करने पर एडिशनल मटेरियल कितना लगा, फर्दर प्रोसेसिंग पर एडिशनल लेबर, एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, एडिशनल ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, नया एसेट लिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद करके बेचनी पड़ रही है। मक्खन वैसे ही बेचते थे, घी बनाना है डिब्बे में डाल के बेचना है, पैकिंग कर रहे हो, एडिशनल सेलिंग मार्केटिंग, एडिशनल कमीशन, कुछ भी एडिशनल ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग जो आ रहा है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर आपके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़्यादा है इंक्रीमेंटल कॉस्ट से तो आप फर्दर प्रोसेस कर लें, नहीं तो ना कीजिए। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पढ़ी थी, वो असल में कहानी तो ही चल रही थी ना, एलोकेट कर लिया फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, डिसीजन लेकर ही फर्दर प्रोसेस करते होंगे ना, वहाँ पे तो फिर हो रहा होता था, डिसीजन मेकिंग पहले हुई होती थी, वो फिर आर को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और एल और एम को नहीं कर रहे मिसाल के तौर पर, तो वो डिसीजन लेकर ही उन्होंने फैसला किया होता है और चल रहा होता है काम। अहमद समझ तो नहीं आ रही है और नो। अब दो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखी भी थी हमने, पहले एक सवाल किया था ACCA वाला सवाल था आई थिंक, जिसके अंदर मैंने एक केस अपने से भी डाला था, ठीक है, ज़रूरी था उसमें चीज़ों को सिखाना। बहरहाल दोबारा आपके लिए यहाँ पर मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि ज़रा ये फिर जहन में आ जाए। ख़त्म ना फिर डिसीजन मेकिंग ख़त्म, इसका शट डाउन है, वो तो सवाल भी करने लगे हैं, लेकिन ये सवाल मैं सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज कर रहा हूँ, आपके दिमागों में सवाल भी घूम रहे हैं वो सारे जो आपने किए थे। प्लीज़ देख लें, सब कुछ किया हुआ है, ऐसे खामखा ना शक्लें बना के जाएं। इस महीने में आपने मुस्कुराना है और आपको देख के दूसरों ने परेशान होना है कि यार इन दिनों में मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना है आपने, ठीक है, चाहे अंदर जो भी चल रहा हो मुस्कुराना है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब एक मसला आ सकता है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लॉस भी हो सकता है, यानी कि आज स्प्लिट ऑफ पे बेचे तो यूनिट्स डिफरेंट और स्प्लिट ऑफ के बाद बेचे तो ये वो इसी वाले सवाल में मैंने किया था, वो इतना लंबा खाम एक लेक्चर नहीं लगता था, ज़ाया ही हो गया, ठीक है, बुनियाद बनाई थी, ज़ाया नहीं करते थे हम टाइम, ठीक है। अब अगर नॉर्मली तो क्या होता है, सेल क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट सेल क्वांटिटी आफ्टर रिफाइनमेंट के बराबर होती है, लेकिन अगर सवाल में लॉस आ जाए, यानी बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग आपके 100 किलो मक्खन निकला है और अगर आप घी बनाते हैं तो घी जो है वो 80 किलो बनता है, तो इसका मतलब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग आपने 100 किलो मक्खन बेचना है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपने 80 किलो घी बेचना है। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये कब होता है? जब नॉर्मल लॉस आ जाए, नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग आ जाए
ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने लस्सी के 10 लीटर में मैंगो ऐड किया, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा, क्योंकि दही बहुत ज़ाहिर है वो थिक होता है, मैंगो लस्सी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया, मैंगो ऐड किया, चीनी ऐड की, तो वो जो आपका 50 लीटर का मर्तबान था लस्सी का, वो जब मैंगो लस्सी बना तो 60 लीटर बन गया। तो ये भी तो पॉसिबल है। ज़रूरी तो नहीं है कि सेल क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट कम ही होगी, ज़्यादा होगी और आफ्टर वाली कम होगी। अगर आगे चल के कोई एडिशनल मटेरियल ऐड हो गया है तो वो क्या कर देगा, बिफोर रिफाइनमेंट वाली क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो मैंने यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इफ़ सेल क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट इज़ नॉट इक्वल टू सेल क्वांटिटी आफ्टर रिफाइनमेंट, इट मे बी ड्यू टू 2 रीजंस। नॉर्मल लॉस होता है ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, जिससे आफ्टर वाले कम हो जाते हैं, या एडिड मटेरियल इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम, जिससे आफ्टर वाले बढ़ जाएंगे। इसमें कोई मसला नहीं आता, मसला ज़्यादा इसमें आता ही आएगा भी, तो वो स्पेसिफिक केसेस हैं, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। इसमें जो नॉर्मली ये होता भी नहीं है, नॉर्मली ज़्यादातर यही केसेस आपके सामने आते हैं कि नॉर्मल लॉस आ जाता है। अब नॉर्मल लॉस के अंदर अगला मसला क्या है, अगर नॉर्मल लॉस आया 500 किलो का, 500 किलो पे कोई लॉस नहीं आया, ठीक है, नो लॉस का केस, 500 किलो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 500 किलो था, आफ्टर भी 500 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की लोगे, 500 की। ये गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर कोई लॉस नहीं है, बिफोर और आफ्टर बराबर हैं, तो रेवेन्यू में भी यही दोनों जाएंगे और कॉस्ट भी 500 यूनिट्स की आएंगी। अगर नॉर्मल लॉस एंड पे होता है और लेट से 50 यूनिट्स 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है, तो बिफोर वाले सेल कितनी होगी, 500 kg, आफ्टर वाली कितनी होगी। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे फॉर्मेट में ऊपर आफ्टर है फिर बिफोर है, इसलिए मैं इस तरह से लिख के चल रहा हूँ। ओके, सही है ना। तो ये वही वाला बना हुआ है इसमें पहला हिस्सा। तो बिफोर वाले में क्या आएगा 500, आफ्टर वाले में, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की आएगी, क्योंकि एंड पे जाके पता लगा फर्दर प्रोसेस करने के बाद कि कुछ 50 kg जो है वो लॉस हो गया है, तो उस पर तो सारी वेरिएबल कॉस्ट लग चुकी थी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर नॉर्मल लॉस एट स्टार्ट हो जाए तो क्या है, बिफोर, ये शायद एक सवाल में हुआ भी हो, शायद वो ऐसे होता है ना, डालते साथ ही चीज़ खराब हो जाए, फ़ौरन पता लग जाए यार ये तो साइड पे हो गया। अगर स्टार्ट पे ही आपका नॉर्मल लॉस फर्दर प्रोसेसिंग हो जाता है, तो आफ्टर वाले में 450, बिफोर वाले में 500, लेकिन चूंकि स्टार्ट पे ही हो गया इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की लोगे, 450 की। ये समझ आ रही है हम क्या बात कर, नहीं समझ आई, कहाँ से रुके। असल में ये पूरा मैंने फॉर्मेट नहीं ना बनाया दोबारा, ये कितने यूनिट्स हों और ये कितने यूनिट, एक बात ये चल रही है। फिर जब फर्दर प्रोसेसिंग में ये मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लेनी है, ये कौन से यूनिट्स, कितने यूनिट्स की लें, ये बात चल रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप चलो। हमारे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 500 यूनिट्स बने, ये 500 यूनिट्स अगर हम बेच दें आज ही तो इतना रेवेन्यू आएगा, 500 इंटू प्राइस कर देंगे, और अगर फर्दर प्रोसेस करें तो कोई लॉस नहीं आएगा, 500 यूनिट्स बनेंगे, वही फिर इसमें आ जाएंगे। अब फर्दर प्रोसेस कितने यूनिट्स को करोगे, पूरे 500 को, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की आ गई, 500। अगर नॉर्मल लॉस एंड पे आता है और 50 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस हो जाते हैं, तो रेवेन्यू जब निकालोगे आफ्टर वाला तो उसमें 450 यूनिट्स आएंगे। नहीं, आफ्टर वाला रेवेन्यू निकालोगे तो यूनिट्स हैं ही 450, तो कैसे 500 बेचोगे, 450 बेचोगे। लेकिन अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते तो 500 बिक जाते। तो बिफोर वाले 500, आफ्टर वाले, लेकिन कॉस्ट कितनों पे इनकर की होगी, फर्दर प्रोसेसिंग वाली। क्यों 500 पे की होगी, एंड पे जो पता लगा तो सारे 500 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट लग चुकी थी, लेकिन ख़राब कुछ निकल आए, ठीक है, उनका आप रेवेन्यू भी ले लेते होते थे, पता है आपको, अगर स्क्रैप के तौर पे बिकता था तो वही बेनिफिट बन जाता था। एनीवेज, सही है, आप समझ आइए। अब तीसरा केस क्या है, नॉर्मल लॉस स्टार्ट पे ही आ गया, तो भी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो 450 ही बिकेंगे ना, क्योंकि 50 तो लॉस हो गए, बिफोर वाले 500 हैं। लेकिन अब चूंकि स्टार्ट में पता लग गया है, तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाएंगे 50 यूनिट पे जो लॉस हुए हैं, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की लेनी है। और द मोस्ट किलर केस क्या हो सकता है कि नॉर्मल लॉस इन दोनों की बजाय कहीं दरमियान में खड़ा हो, तो क्या होगा, पहले बताओ। वर्किंग प्रोसेस की बात नहीं हो रही, वर्किंग प्रोसेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ हो गया काम, हो गया। अब मुझे बताओ, सादा बात रखिए यहाँ पर जी,
आपको 450 यूनिट्स मिलेंगे आफ्टर, और बिफोर वाले 500 होंगे। लेकिन जब कॉस्ट की बारी आएगी तो ना तितर होगा ना बटेर, ना 500 पे कॉस्ट लगेगी ना 50 यूनिट्स पर उतनी कॉस्ट लगेगी जितने तक वो पता लग नहीं जाता कि लॉस हो गया। जब हो जाएगा तो साइड पे कर देंगे। तो ये एक केस भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन 70% पे आ जाए तो यूनिट्स तो यही आएंगे सेल वाले, लेकिन 450 केजीज पे वेरिएबल कॉस्ट 100% लगेगी और 50 केजीज पे वेरिएबल कॉस्ट 70% लगेगी, क्योंकि 70% पे पहुंचकर पता लग गया था ख़राब हो गए तो इनको अलग कर लेंगे। गॉट इट? ये एक केस इसमें था। ये जनाब आपकी फर्दर प्रोसेसिंग। पिक्चर बाद में ना लेना, फिर अब 1 मिनट सा पिक्चर ले लें। अभी ले लो पिक्चर लेनी। ओके, भेज आ भी गया है। कौन से वाला आ गया? चलें आगे। अच्छा छोड़ो भाई, फिर बाद में देखना, मैं दोबारा भी भेजूँगा इकट्ठा करके भी, ठीक है, रिवीजन क्लास सारी। अच्छा सुने सुने, और अब आते हैं हम अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कंटिन्यू या शट डाउन। इस पे ज़्यादा बहस क्या करनी, अभी करना ही है सवाल, लेकिन इसका फॉर्मेट तो फिर भी याद करें। हम कहते थे कंटिन्यू शट डाउन के अंदर कि कंटिन्यू में कहेंगे कि कंटिन्यू करें तो ये रेवेन्यू आएगा, शट डाउन करें तो ये नहीं होगा। कॉस्ट में भी ऐसे ही करते थे, कंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट आएगी, शट डाउन करेंगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं मतलब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लगने हैं। तो हमेशा आपने सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, रेलेवेंट रेवेन्यूज़ लेने हैं। एक चीज़ धोखा देती है आपको कि शट डाउन करें तो सर फिक्स कॉस्ट नहीं सेव हो रही। फिक्स कॉस्ट क्या, रेलेवेंट कॉस्ट है। बात समझिए, ठीक है, इतनी सी बात ही समझ नहीं आती तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारा फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट था हमारा कि हम डिसाइड करते हैं कंटिन्यू करें या शट डाउन करें इमीडिएटली। इवैल्यूएशन में क्या करते थे, कंटिन्यू एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते थे, शट डाउन का तो एक ही नॉर्मली होता था, ठीक है। तो हम रेलेवेंट इनकम में क्या लेते थे, हम कहते थे कंटिन्यू करें तो ये सेल आएगी, अगर कंटिन्यू करके इतने यूनिट बनाए तो ये सेल आएगी, शट डाउन करेंगे तो ये सेल नहीं आएगी, ठीक है। अगर कंटिन्यू करें तो फैक्ट्री किराए पे नहीं दे सकते, खुद बना रहे हैं चीज़ें, शट डाउन करें तो किराया आ जाएगा। अब ये उलट है, ठीक है। एक और तरीका भी है जिसके अंदर वो ये कहते हैं, हम चलते हैं इस पे, कंटिन्यू करें तो किराया नहीं आएगा, शट डाउन करें तो आएगा, या कंटिन्यू करें तो सेल आएगी, शट डाउन करें तो नहीं आएगी, यानी इनकम जहां पर आनी है हम वहां पर लेते थे। दूसरा क्या तरीका होता है, कंटिन्यू करें तो ये फोरगोन हमें समझ ही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा फोरगोन समझ नहीं आ रहा था तो शट डाउन में फोरगोन होता तो ये शट डाउन ही हो गया होता, अब तक रीस्टार्ट ही नहीं होना था इसमें। रेंटल इनकम फोरगोन, ये कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि कंटिन्यू करें तो ये फोरगो हो जाएगा, लॉस एक्सपेंस कॉस्ट नहीं आया, और शट डाउन करें तो ये फोरगो नहीं होगा। आप क्यों उलट सोचें। तो हम क्या करते थे, हम बेनिफिट को रिकॉर्ड करते थे इन द कॉलम इन विच इट इज़ अकरिंग, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हम नहीं करते थे, जो हम नहीं करते थे, हमें ये पसंद ही नहीं था, हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, ये हमने इसको कहा था, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ एडिशनल जो शायद किसी सवाल में नहीं आई थी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट भी तो हो सकती है, ठीक है, या शायद आई भी हो। तो इट मे कम इन ऑल कॉलम्स विद डिफरेंट राउंड्स, क्या मतलब, वो फॉल इन मार्केट वैल्यू होता था ना, तो हम कहते थे जी अगर कंटिन्यू करें और 2000 यूनिट्स बनाएं तो फॉल इन मार्केट वैल्यू जो है वो, अगर फॉल लेना है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू, मैं अगर इनकम लूँ तो मैं क्या कहूँगा, मैं यूँ कहूँगा, देखो आज शट डाउन कर दें तो एक प्लांट है जो 100 रुपये का बिक जाएगा, तो शट डाउन करो तो 100 रुपया इधर ले लो, ये इनकम आएगी। अगर कंटिन्यू करूं 30,000 यूनिट्स बनाऊं तो वो वैल्यू लूज़ कर जाएगा और सिर्फ 60 रुपये आएंगे, तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा 60, ये 60 आएंगे, ठीक है। तीसरा, क्योंकि अप्रोच ये चल रही है ना, खैर इस एक के लिए आप अलग, किसी एक के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जिस तरतीब पे डाला उसी पे रहेंगे। खैर कंटिन्यू करके 30,000 बनाए तो इसकी वैल्यू बचेगी 60, तो वो 60 इधर आ जाएगा, और अगर कंटिन्यू करें तो सिर्फ 20 बनाएं
तो वैल्यू 70 बचेगी, तो यहाँ पे आ गया 70। तो 70 आएगा या 60 आएगा या 100 आएगा। दूसरा तरीका क्या था, कितनी फॉल होगी मार्केट वैल्यू में, 0। कितना फॉल होगा, 30। कितना फॉल होगा, 20, जितना भी था, बहरहाल वो डिफरेंट फॉल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो सीधा रखें ना बात। शट डाउन करें तो स्क्रैप वैल्यू आज मिल जाएगी इतनी, कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ी कम मिलेगी, ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो और कम मिलेगी, सही है ना, जितना ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो। ओके, बात समझ आई। तो ये हो सकता है मैक्सिमम। रेलेवेंट एक्सपेंसेस में हम क्या लेते थे, अगेन हम कहते थे कंटिन्यू करें तो ये मटेरियल कॉस्ट आएगी, ये मटेरियल कॉस्ट, अगर ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट, ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी, ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट आएगी। तो कंटिन्यू करेंगे तो ये कॉस्ट आएगी, शट डाउन करेंगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। ये हमारी अप्रोच थी, कंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट आएगी, शट डाउन करें तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि हम किस तरतीब पे चलते थे, हम तरतीब रखते थे रिकॉर्ड करो एक्सपेंस इन द अकाउंट इन विच, इन द कॉलम इन विच इट इज अकरिंग, यानी फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू करें तो इतनी आएगी, एट्रीब्यूटेबल वाली, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली। ठीक है, वो अलग बात है कि अच्छा आप कहोगे डायरेक्टली मतलब फैक्ट्री बंद होगी, बिल्कुल बंद होगी, कोई कॉस्ट तभी बचनी है ना, तो उसी सूरत के अंदर ही आ सकती है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तभी बन गई कि वो बच गई, बचेगी तभी, नहीं बचेगी तो फिर ठीक है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कंटिन्यू करें तो इधर आएगी, शट डाउन करें तो नहीं आएगी। दूसरा तरीका क्या है, कंटिन्यू करोगे तो ये सेविंग नहीं मिलेगी, शट डाउन करोगे तो ये सेविंग मिलेगी। जान दो भाई, हमें आप बिल्कुल पसंद नहीं आए। रिकॉर्ड करो एक्सपेंस, रिकॉर्ड करो चेंज इन एक्सपेंस को, यानी एक्सपेंस सेविंग को, ना भाई ना, हमें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस इन द कॉलम इन विच इट इज अकरिंग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट स्पेसिफिक वाली, कंटिन्यू करेंगे तो आएंगी, शट डाउन करेंगे तो नहीं आएंगी। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग, अब देखो ना, जो फिक्स कॉस्ट है जो कि एट्रीब्यूटेबल नहीं है, वो कंटिन्यू करें तब भी आनी है, शट डाउन करें तब भी आनी है, तो वो तो रेलेवेंट ही नहीं है डिसीजन के लिए। तो कंटिन्यू करें तो आएगी, शट डाउन करें तो नहीं। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कंटिन्यू करें तो आएगी, ठीक है। रिडंडेंसी कॉस्ट इधर आती है, इधर नहीं आती। अप्रोच क्या है, आज बंद कर दें तो ले ऑफ्स करने पड़ेंगे, इधर नहीं, ये तो कंटिन्यू है, ये तो कंटिन्यू। तो शट डाउन करेंगे तो रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी, कंटिन्यू करेंगे तो नहीं आएगी, दैट्स इट, ठीक है। अब पॉजिटिव या हायर वाला ऑप्शन जो होता था उसको हम कहते थे कि ये कर लो, ये जनाब आपका कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन था, ठीक हो गया। अब आप लोग चूंकि लेट आए, मेरा दिल था कि आप टाइम पे आते तो मैं पहले आपको सवाल पढ़ने का मौका देता। अब क्या करूं आप लोगों का, मैं दिल तो करता है सबको जो है ना खड़ा कर दूं आधा घंटा, अगला 5 मिनट के लिए मैदान में छोड़ा जाता है आपको। भाई यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर दें आप, एक मिनट ऑनलाइन वालों, आप भी ये सवाल ओपन करो, और पहले नहीं, एक बार नहीं, 2 बार आपने पढ़ना है, आपको तो मर्जी है, जितना मर्जी पॉज रखो, 3 बार पढ़ना है, और अपने दिमाग में कोई ना कोई सोल्यूशन डिवाइस करना है कि हम ऐसे करेंगे, हमने ऐसे किया था। कोई सवाल मिलता जुलता दिमाग में भी आएगा, क्योंकि 2-3 तरह के सवाल हमने किए थे, ठीक है, सही है ना। तो यहाँ पे पॉज करें, और आप लोगों ने जल्दी से 2 बार इसको पढ़ना है। जी बच्चों, बाकायदा इनको भी मैंने 5 मिनट दिए, बच्चों ने 2-2 दफ़ा पढ़ा। हाँ भाई, कुछ लगता है कि इस तरह से करेंगे तो काम चलेगा। सवाल में वो कहता है कि JL जो है वो वेरियस प्रोडक्ट्स बना रहा है, C और D 2 प्रोडक्ट्स का डेटा है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर का बजट है पूरे साल का। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन अबव कंप्यूट द चेंज इन ओवरऑल नेट प्रॉफिट in each of following situations: if JAL continues to produce C, if JAL discontinues to produce C। मतलब D के बारे में तो उसका ख्याल ही कोई नहीं है बंद करने का, वो कह रहा है C भी कंटिन्यू कर लो, यानी C की डिसीजन मेकिंग है, C कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें, ठीक है। लेकिन सवाल में उसने क्या कहा है, चेंज इन ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकालो। अब हम जिस तरतीब पे हमने इत्तफाक से एक सवाल शायद सुल्तान वाला किया था, ये करना ही उसी तरतीब पे था।
यानी कि मैंने इस तरह से किया है, मुझे आई कैप का नहीं पता, ठीक है। मैंने जब उधर देखा था तो एंड पे मैंने सिर्फ एंड पे आंसर देखना था, क्योंकि वो पता नहीं क्या करते हैं, दिखाऊंगा सोल्यूशन, मतलब वो दूसरे तरीके से चलते हैं। भाई मैं सादा आदमी हूँ तो सादा तरीके से करता हूँ सवाल, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये कहना है कॉन्टिन्यू बोथ सी एंड डी या शट डाउन सी। कॉन्टिन्यू सिर्फ क्या करना है, डी। इसका मतलब 2 कॉलम्स बनने हैं। अब कॉन्टिन्यू सी एंड डी जब आना है तो ये उसने कवर करना है इसने कि कंटिन्यू करें सी, डी तो वैसे ही कंटिन्यू करना है। सवाल आपने पढ़ लिया इसलिए मैं बीच वाली बात नहीं पढ़ा रहा, उसमें क्या लिखा होता है, इसकी प्राइस बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। और अगर मैं दूसरे कॉलम में डालूंगा डिसकंटिन्यू कर दें, शट डाउन कर दें सी को, तो डी तो वैसे ही बनना है। अब एक बच्चे ने मुझे ऑन करने से पहले, मैंने वैसे ही वजह सुनाओ, कहता है एक कॉलम तो वैसे ही आना है, उसने मेरा दिल जीत लिया। और आप लोगों के दिल में भी ये आया होगा, ये कॉलम तो वैसे ही आना है, 1-2 चेंजेस के अलावा, ठीक है। एक चेंज तो ये आनी है, अगर सी शट डाउन किया तो ये मटेरियल जो खरीद रहे थे इसमें कुछ मटेरियल यहाँ से भी आ रहा था, वो देखना पड़ेगा। उसके अलावा ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये सारी कॉस्ट में सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट लेनी है या एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट लेनी है जो एज इट इज़ आएंगी। तो जो अगर वेरिएबल है वो तो एज इट इज़ आ जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। अब सवाल को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने क्या करना है जी, हमने कॉलम बनाना है कॉन्टिन्यू सी एंड डी। और तुम्हें क्या लगता है, आज पढ़ सकते हैं सवाल को? अच्छा, अब जो जिस तरीके से चल पड़े, फिगर्स उसने निकाल लेनी है। और 15, 16, 17 कितने नंबर का सवाल है? 15 नंबर का सवाल है। 8-10 तो मेरे जैसा भी ले ही जाएगा उसमें। वो जो 1-2 पॉइंट्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, करते रहें डिस्टर्ब। आपने असल मसला क्या है, शुरू करना डराता है, शुरू करना। उसके लिए हमने इसीलिए फॉर्मेट्स रखे हुए हैं कि फॉर्मेट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो और कुछ तो सही होगा। अब ये एंड पे रखा है सवाल आपने, आप इतना बड़ा पर्चा करके आ चुके हैं, आपने यहाँ पे बस एक्स्ट्रा टॉपिंग करनी है अपने पर्चे के ऊपर, तो दिलेरी से लड़ना है आपने, चलते जाना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अगली बार वालों के लिए तैयार कर रहा हूँ ये गोला 2025 JAL कॉन्टिन्यू शटडाउन का ये सवाल। तो हमने एवेल्यूएशन करनी है, तो पहले लिख ही लेता हूँ। कॉन्टिन्यू सी एंड डी या शट डाउन सी, यानी कि इस केस में सिर्फ कॉन्टिन्यू किसको करोगे, डी को, ठीक है। वर्किंग में ही जाके कर लेते, लेकिन ठहरो यार, एक काम थोड़ा वर्किंग की जगह हमें रख के ही चलनी चाहिए वैसे, है ना। कोई वर्किंग नहीं भी करनी पड़ती, वर्किंग से बचत हो जाती है, बंदा यहीं कर ले। वह तरतीब ही ना खराब हो जाए आपको है ये कि अभी बताया ऐसे तो कर ऐसे दिया। तो कॉन्टिन्यू सी एंड डी, यार ये मिलियन में ना बहुत चुन्नी फिगरें हो जानी, थाउजेंड्स में कर लेते हैं सवाल, ठीक है। थोड़ी सा फिर कॉलम बड़ा कर लेते हैं। मिलियंस में बहुत बड़ी गेम है ऑलरेडी, थोड़ा सा और कर लो, थाउजेंड्स में कर लेंगे सवाल, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा संभालना है, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, मिलियन में डेटा है, 1000 में तो समझ नहीं आ रही, थोड़ा तसल्ली से इत्मीनान से। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आपने 2 बार सवाल को पढ़ा, मैंने क्लास पॉज करा के आपको पढ़ाया, फ़र्क महसूस हुआ है सोच में, समझ में? तो आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि मैं आपको फेल होने के तरीके यहाँ पर नहीं बताता, ठीक है। तो कहता हूँ 2 दफ़ा पढ़ो तो 2 दफ़ा पढ़ो कम अज़ कम। शट डाउन कर दें सी को, तो यानी कंटिन्यू करेंगे सिर्फ डी को। रुपीज़ इन थाउजेंड्स, यूनिट्स ज़रूरत पड़ने पे लिखते रहेंगे, सवाल में गिवन है, ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर फिर यूनिट्स बनते हैं 3 लाख और 2 लाख 5 लाख, तो फिर वो अलग अलग हैं दोनों ही, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यू शटडाउन की रिवीजन नहीं, आपने रिवीजन अभी अभी उठ के गए हैं पेन लेने, पक्की बात है? हाँ भला आपने सवाल तो पढ़ा है, बैठो 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 यार, मार्कर्स पता नहीं मिक्स हो गए हैं मुझसे, ये क्या इधर पड़े। अच्छा जी, अब हमने रेलेवेंट बेनिफिट्स या रेलेवेंट इनकम्स क्या लेनी है, अब ज़रा सोच चलाओ अपनी, रेलेवेंट इनकम क्या होगी? हाँ जाहिर सी बात है, टोटल सेल रेवेन्यू, और क्या? अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो सी और डी दोनों का रेवेन्यू आएगा, शट डाउन करेंगे तो सिर्फ डी का रेवेन्यू आएगा, ठीक है? तो टोटल सेल रेवेन्यू हमारी रेलेवेंट इनकम है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, इधर तो माना 1000 ही आएगा सिर्फ, सॉरी ठहर जाना, 1 मिलियन लिखना है ना, 1000 तो उसने लिखा हुआ है मिलियंस में भाई, ये ठीक है, ये तो आना ही आना है क्योंकि ये किसकी सेल्स हैं, और पूरे सवाल में कहीं पे डी की सेल को तो उसने नहीं छेड़ा। लो 1 नंबर आ गया मेरा, मतलब 1 या जो भी आधा या 0.5 या जिस तरतीब से उसे देना होगा हमें, वो खुद अब देखेगा कैसे नंबर देना है, सवाल तो हमने सही किया होगा। अच्छा खैर, अब इधर देखो, ये पॉइंट पढ़ो, कहता है बजट जब प्रिपेयर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? बजट नेक्स्ट ईयर। अब आपको पढ़ाने का फ़ायदा ये है कि मैं साथ साथ ही पढ़ता जाऊंगा, जो डेटा आएगा, सवाल आए, पॉइंट आएगा, वो करता जाऊंगा, ठीक है? वो कहता है नेक्स्ट ईयर बजट ये है जिसके अंदर सी में 50 मिलियन का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब वह कहता है आगे से कि बजट प्रिपेयर करने के बाद एकदम से प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन सी इंक्रीज्ड बाय मैनेजमेंट believes that sale price cannot be increased by more than, इसका मतलब 5% इंक्रीज हो सकती है भाई। ये किसने निकाला था पॉइंट? गुड बच्चों, अगर सी कंटिन्यू होगा ना तो सेलिंग प्राइस 5% बढ़ सकती है, ठीक है? वैसे बाय द वे आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल भी लें तो हर्ज नहीं है, वैसे सेल्स को भी अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल सकती है, पर यूनिट कैसे निकलेगी? आप कहेंगे जी 12, अब मैं 1000 में चल रहा हूँ ना, बोलो, डिवाइड बाय 300 करना पड़ेगा, ठीक है? कितना आया? 4000। तो 4000 को 5% बढ़ाओ, 4000 को 5% बढ़ाओ, 4400 इंटू 3 लाख करो, 4200 इंटू 3 लाख करो, यूनिट्स तो उतने ही बिक जाएंगे ना। 1 टू 1260। अब ये 1260 ठीक है, मुझे ये चाहिए किसी जगह पे और, लेकिन ये 1260 क्या वैसे निकल सकता है? चेक कर लें, बोलो कैसे? अब ये मसला था, बात पूरी पढ़नी थी, छोटे छोटे मसाइल हैं, ठीक है? छोटे छोटे मसाइल हैं। क्या मसला है जी? वो कहता है कि the sale price of C cannot be increased by more than 5% as presently the market is experiencing surplus, therefore management considering to stop, ठीक है? पूरी कहानी करने के बाद यहाँ पे आके कहता है C is also used internally for production of D, और an alternative कहाँ से पढ़ाऊँ? in the budget internal। मुझे ये बताओ कि जो सेलिंग प्राइस बढ़ानी है, क्या अपने आप को भी बढ़ाकर चार्ज करेंगे हम? ऐसी कोई बात नहीं होती। तो ये थोड़ा सा एक कैच था इसके अंदर, हाँ, कि मुझे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी ज़रूरी थी। वैसे आगे भी ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे क्यों ज़रूरत थी? मुझे इन 3 लाख यूनिट्स में से देखना पड़ेगा डी के लिए, लिखा हुआ है, आपने सवाल पूरा पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, इस सेलिंग प्राइस पे ऑलरेडी उनको हमने इसके ऊपर बेचा हुआ है, यानी इसकी सेल में ये फिगर मौजूद है, इसकी कॉस्ट में मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस प्राइस पे? नॉर्मल पे। लेट इट बी देयर। ये आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो नहीं निकलना, अपने आप को बेचोगे तो एक का प्रॉफिट बढ़ाया तो एक का कम कर लिया, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए इसको छोड़ दो। मतलब हमें फिर तोड़ना पड़ना था कि हम डी के अंदर कितने यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं सी के,
और जो बाकी हैं वो कितने हैं, तो बाकियों पे 5% इंक्रीज सेल का लगना था और इसके ऊपर 5% इंक्रीज नहीं लगना था। अब ये काम हमने करना है, ठीक है। ज़रा आप तसल्ली से पूरा पढ़ लें ताकि इसको फिर अप्लाई कर लें, 1 मिनट का काम है। अच्छा, C is also used internally for production of D. 1 unit of C is consumed in producing 5 units of D. अगर D के 2 लाख यूनिट्स बने हैं तो एक C कितने D में यूज हो जाता है? बिसाइड अदर मटेरियल्स, कह रहा है बिसाइड अदर मटेरियल्स, ये देखो बिसाइड अदर रॉ मटेरियल्स, यानी बहुत सारे मटेरियल मिलकर D बनता होगा ना, तो C भी D बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक C कितने D में यूज होता है? तो इसका मतलब 2 लाख D हैं तो डिवाइडेड बाय 5 करो तो 40,000 C भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये वो मैं कह रहा था निकालो कि 40,000 यूनिट्स तो वो हैं जो आपको इंटरनल सेल है आपकी, जिसमें आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकेंगे, तो बाकी 2,60,000 के ऊपर आप सेल प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो 2,60,000 यूनिट्स इंटू 4,000 इंटू 1.05% और बाकी 40,000 इंटू 4,000 ही रहेगा, ठीक है। ये बात समझ आई या नहीं आई समझ? ठीक है, लेकिन हमने कॉन्टिन्यू C और D दोनों को किया है, इसलिए जो पहला कॉलम है इसमें C की सेल भी डालनी है और जो है वो D की सेल भी मैं वहीं पे डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ कुछ वर्किंग्स पूरी हो जाए, अल्लाह करेगा हो जाएगी। तो वर्किंग 1 हमारी आई जिसके अंदर हम ज़्यादा ही वैसे जगह खुली कर दी, चलो खैर, जिसमें हम क्या निकाल रहे हैं जी, टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ C। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले, बल्कि मैं यूं कर लेता हूं यार, ये वर्किंग, बल्कि ये काम करें, हेडिंग दे वर्किंग्स, ज़रा और आसान वर्किंग्स, और सबसे पहली वर्किंग जो मैं कर रहा हूं वर्किंग 1, वो मैं कर रहा हूं सेलिंग प्राइस, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, नॉर्मल भी लिख देता हूं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट किसका जी? C का। अब वो कैसे निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, ₹1200 मिलियन, ₹1200 मिलियन डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स हैं? 300,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर निकाल कर रख लो अपनी प्राइस, ₹4,000 पर यूनिट। तो ये जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसको वर्किंग 1 से उठा लेंगे, ठीक है, ज़रूरत पड़ भी रही है जगह जगह पे। अब मैं कह रहा हूँ बताओ टोटल सेल रेवेन्यू C का। अब तरतीब क्या चल रही है, समझ आ रही है ना? हमने पता क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने कहना है C कंटिन्यू करें तो ये रेवेन्यू आएगा, C कंटिन्यू करें तो ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ये वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़नी है मटेरियल से, C कंटिन्यू करेगा तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आएंगी, और अगर C कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ D वाली आ जाएंगी, C वाली नहीं आएंगी। लेकिन कौन सी? सिर्फ कौन सी? वेरिएबल। आप खुद ही कहोगे कि यार हाँ, जिस तरतीब पे सीखा था काम, जैसे फॉर्मेट है, जैसे सिखाया गया था वैसे ही सवाल चलाते हैं और हर दफ़ा बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो हमारा आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह सही होना था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला घुमाता है, तभी तो मैंने आपको करवाया नहीं है। जब 2 ऑप्शन है तो आसान की तरफ क्यों ना जाएं? आसानियाँ पैदा करनी चाहिए दूसरों के लिए भी, अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं, समझ आ रही है ना? तो दूसरों को भी, लेकिन आप ना किसी को सिखाने लग जाना, जैसे जिसने पढ़ा होगा वैसे पढ़ने देना उसको, हाँ मत है उनको नवा काम पा लो, ठीक है। और इधर आओ, नंबर 2 क्या है जी? टोटल सेल रेवेन्यू मैं निकालने लगा हूं ऑफ C। अच्छा जी, अब टोटल सेल रेवेन्यू कैसे निकलेगा जी? हमने कहा जी इंटरनल सेल्स, ठीक है, ये देखो ना, ये मैंने सारा कुछ यहीं पे ही कर लिया है। इंटरनल सेल्स जो हैं वो कितनी हैं, ये देखो 200,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ये वो 40 आ गया। लिखना चाहो तो लिख भी लेना, कोई मसला नहीं, लिख लेना, कहीं काम आ जाता है। 40,000 यूनिट्स ये कितने के बेचने हैं? नॉर्मल सेलिंग प्राइस ना 400 के, और ये तो इंटरनल है ना बेटा जी, ये इंटरनल है, ठीक है। और जो बाकी के 1,60,000 बचेंगे वो 400 की बजाय 400 कितना आपने बोला था, 4,000 है, तो 4,000 की बजाय 4,400 का बेच लोगे, ठीक है। वो 100 से निकल ही नहीं रहे, हम रिंग वाले सवाल से निकले ना। तो इधर देखो जी, इंटरनल सेल्स जो हैं, इधर देखना ज़रा 200,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5 किया हमने
तो हमारे पास क्या आ गया, 40,000। ठीक है, ये 40,000 यूनिट्स सी के जो हैं ये हम बेचेंगे अपने ही दूसरे प्रोडक्ट के लिए, अपनी ही कंपनी को समझो, क्योंकि जाहिर है बाहर से भी तो खरीदना था। ये क्या लिखने लगा था यहाँ पे जी, ₹4,000 नॉर्मल सेलिंग प्राइस नंबर 1 से आए। आंसर बताओ, 1,00,000। अच्छा, अब 1000 में ऊपर लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, अब मुझे माफ कर दो, चलने दो, आपने लिखना है तो ऊपर लिख लो यहाँ पे ₹1000। ओके हाँ जी, कितना, 1,00,000, ये 1000 में चल रहा है। ओके, सवाल मेरा किस में चलना है? अच्छा, उसके बाद जो बाकी सेल्स हैं उनको एक्सटर्नली सेल करते हैं ना हम, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि 5% उसको बढ़ा सकते हैं, खुद को नहीं बढ़ा लेना। ठीक है, अब वो कितना है हम यहाँ पे कर लेंगे। चलो अच्छा, ये लिख लिया, तो 200,000 माइनस 40,000 कितना बन गया, ये भी लिख लो। अच्छा, सेल, सॉरी 300, वही 40,000 तो मिल गया ना। इसका आंसर क्या आ गया, ये 260,000 यूनिट्स जो हैं इनको आपने अब बेचना है 4400 के हिसाब से, लेकिन 4400 सवाल में कहीं नहीं गिवन, आपने इसको वट एवर, 1 मिनट देखो तो सही यार, अब मुझे नहीं याद, ये लो 1.05। अब कैलकुलेटर से पूछ लो क्या है, 4200 नहीं है, पूरा जवाब दो। अब ये 4200 था। ठीक है, आपने खुद ही 4400 बोला था, मैं वही बोली जा रहा हूं, अब कर लो कैलकुलेटर। 5% जो बढ़ानी है वो मैंने लिख दिया, मैंने नहीं 4244 लिखना, मैंने 10,92,000 नहीं होगा। लो जी, ये किसकी सेल आ गई जी टोटल? अच्छा, लेकिन ये सिर्फ सी की है, कितना, 1,2, ये किसकी सेल है जी? सिर्फ। लेकिन पहला मेरा कॉलम कौन सा है? कॉन्टिन्यू सी एंड, इसका मतलब पहले कॉलम में 1,2,5,2,000। भाई बिल्कुल ये मैच नहीं करेगा सोल्यूशन स्टेप वाइज, लेकिन एंड पे आंसर मैच करेगा। हम अपनी तरतीब से सवाल कर रहे हैं, जहां समझना है मुझसे पूछ लेना, मैं कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा माजरत के साथ, मुझसे नहीं पढ़ाई जाती। मैं हर आईकेप का हर शटडाउन वाला सवाल इसी तरह से ही होता है जैसे उसने इत्तफाक किया हुआ है, हमने तो कभी भी उसको नहीं देखा। ठीक है जी, वर्किंग 2 से ये आ गया, लेकिन ये सिर्फ सी है, डी एज इट इज बस ऐड कर दो ताकि ये वर्किंग यहां पर शो कर दे आपको। यहां लिखा भी हुआ था, कितना आ गया जी? नहीं ना, 2 1 मैंने ऐड किया इसमें, देखें ना, आप ही ऐसे ना करें अब। ओके, नमाज से पहले पहले करना है इसको ख़त्म। एसजी वालों को 5 बजे बुलाता हूँ, लेकिन आप लोगों को 3 बजे तक छुट्टी देने की नीयत है, वो बचना नहीं है इसके बाद कुछ, इंशाल्लाह। ये हो गया तो फिर इससे बहुत आसान है डायरेक्ट लेबर, वो लेबर वाला, हालांकि रिजल्ट उसमें भी सेम है, बहुत आसान है। और पता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कौन सा सवाल था? वो जो आपने शुरू में कार्ड्स नहीं बनाए थे, इन्वेंट्री कार्ड ही बनाना था। मिस्टेक क्या, मिस्टेक देख लेंगे, मिस्टेक क्या होता है मिस्टेक। अच्छा, टोटल सेल रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट चीज है जी कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखो भाई, रेलेवेंट रेवेन्यू सिर्फ यही था सवाल में, आपने पढ़ा है कुछ और नजर आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए एहतियातन 1-2 लाइनें छोड़कर अगली हेडिंग लिखूंगा। मुझे नहीं पता अभी आप लोगों ने, मैंने बस ऐसे गो थ्रू किया था, बस ये है, बाद में फिर उसको जब कैलकुलेशन करके देखा तो ठीक है, अपना डिफरेंट होता है, वो आंसर मैच करता है। ठीक है, वो आने पे दिखाऊंगा। रिसेंट टाइम में जो भी सवाल होता है ना, कोई भी अगर सोल्यूशन आईकेप का जब देखते हैं ना, साथ ही जाकर देखते हैं, अभी तक कोई 1-2 मैंने ख्याल छोड़ भी दिया हमने, नहीं आज सवाल ही पहला कर रहे हैं, तभी मैं कहूँ आज देखा नहीं, हम सोल्यूशन जाके देखते हैं। जैसे ऑप्टिमल वाले का देखा, नहीं देखा था तो आप देख लीजिएगा, मैच करेगा, ये सोल्यूशन मैच करता है। वो रिसेंट टाइम में दिखा देता होता हूँ बच्चे को, क्योंकि वो चल रही होती है, बच्चा कहता है यार पेपर का सोल्यूशन भी सामने ही होता है, नॉर्मल भी बच्चे के ना। ठीक है, अच्छा, अब मटीरियल के अंदर थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है जी? सी के मटेरियल में तो कोई मसला नहीं है ना, है ना? सी के मटेरियल में ही तो मसला है, जिस मसले की वजह से ये सारा कटा खुला, कटा ही तो वही खुला था। 60% इंक्रीज हो गया सी का मटेरियल। ठीक है, चलो शुक्र है डी के मटेरियल में कोई मसला नहीं है।
अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, सी एंड डी में तो कोई मसला नहीं है डी के अंदर, लेकिन अगर आप शट डाउन कर रहे हैं सी को, तो जो 40,000 इधर यूज हो रहा था अब वो बाहर से लेना पड़ेगा, और वो उसका रेट डिफरेंट है। आपने भी बताया आपका 1 किलो या 1 यूनिट 4,000 का है, और उनका 1 किलो या 1 यूनिट जो है वो बाहर से 4500 का मिल रहा है, तभी तो आप अपना यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी बड़ी आसानी से वर्किंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। वैसे ये भी टेक्निकल वर्किंग है बट वेरी आसान। तो मटेरियल कॉस्ट लेते हैं, अगर हम कंटिन्यू करें सी को तो क्या बनेगा, सिर्फ ये 500 इंटू कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, बल्कि यहीं पे ही निकाल लेते हैं दोनों। वर्किंग नंबर 3, मटेरियल कॉस्ट इफ मटेरियल कॉस्ट निकालनी है जी, अगर हमने कंटिन्यू करना है बेटा जी, अगर कंटिन्यू करना है ना सी को, अगर कंटिन्यू करना है सी को तो फिर महंगा मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तभी कंटिन्यू होगा ना। मसला तो यही पड़ा है। तो कंटिन्यू करोगे तो मटेरियल 60% महंगा आएगा। तो कितना मटेरियल है जी, मैं कहता हूं मटेरियल इफ कंटिन्यू, मैं यूं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, कंटिन्यू सी एंड डी, मटेरियल कॉस्ट ही आपको पता है, चलो लिख दो यार मटेरियल। असल में ना वो कंजूसी चल रही होती है इस वक्त, पता है आपको, बोर्ड की लालच चल रही थी कि सारा सवाल किसी तरह से इनके सामने आ जाए, लेकिन मैं खप जाता हूँ। मटेरियल कॉस्ट सी इफ कंटिन्यू सी एंड डी। ठीक है, आगे ना मैं इधर भी वर्किंग करना चाह रहा हूँ। वैसे वर्किंग्स हैं कितनी उस्ताद, ठहरो उधर रखो उधर रखो, मुझे एक दफा पढ़ तो लेने दो यार। यार खुला डुल्ला सवाल करो यार, हद हो गई यार। मटेरियल कॉस्ट पता लगे एंड तक जाके मसला पै जाए, कोई बात नहीं, इधर भी आइटम्स थोड़े हैं, ये जगह भी बच जाएगी इंशाल्लाह। मटेरियल कॉस्ट कब जी, अगर कंटिन्यू करते हैं सी एंड डी, अगर ये दोनों को कंटिन्यू करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी। हमने कहा जी सी की मटेरियल कॉस्ट जो है ना जी वो कितनी है जी गिवन, हम तो 500,000 लिखेंगे ना यार, हम 1000 में चल रहे हैं, फिर परेशानी होती है, इनटू 1.6। ठीक है, कितनी कॉस्ट हो गई 8 लाख। खुला खुला इधर आके लिखो खुली जगह। लेकिन डी की क्या रहेगी, ये ऐसे ही मैंने उधर भी करना था, सॉरी यार, असल मुझे करना चाहिए था यहाँ पर ही मैं ऐड कर देता डी को, चलो खैर मैंने वो जरा डिफरेंट तरीके से कर दिया, मुझे माफ़ भी करते रहना। यहाँ पे लिखना चाहिए टोटल सेल रेवेन्यू, ऐसे ही लिखना चाहिए था। लिख लो, अभी भी मौका है, ये समझ आ रही है, चलो ठीक है, अच्छी बात अच्छी बात। लेकिन मुझे नहीं मज़ा आ रहा, एक तरतीब पे पढ़ रही है ना चीज़, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, हैं 1 मिनट लगेगा, अल्लाह के नाम पे 1 मिनट दे दे बाबा। टोटल ये फिर नहीं ना करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे, ये सारी जगह खाली फारिग हो गई, अभी अभी ये आमद हुई है। तो टोटल सेल रेवेन्यू सी एंड डी, ऐसे चलते हैं अब, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो ये जनाब सी का रेवेन्यू हो गया, टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ सी, और टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ डी आ गया 1 मिलियन। तो आपने 2252,000 लिखा था, वहाँ पे ब्रैकेट में किया था, वो देखो ना, मैंने वो जगह इसीलिए छोड़ी थी इस वर्किंग के लिए, लेकिन अब ये इधर ज़ेन बन गया। तो ये जनाब आपका टोटल सेल रेवेन्यू आ गया वर्किंग नंबर 2 से देखकर। ठीक है, समझ आती है बात की। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात कर रहे थे जी मटेरियल की, तो वही तरतीब, अब एक तरतीब पड़ जाती है ना बेटा, फिर वो बंदा उसी हिसाब से चलता जाता है, वो ईजी होता है, इसलिए मैंने ये काम किया। माजरत आपको अगर तकलीफ हुई है, खान साहब को ज़्यादा हुई है। तो मटेरियल कॉस्ट इफ सी एंड डी वाला केस है, कंटिन्यू हो, तो मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी जुनैद भाई, माजरत यार, ठीक है, आप वो वाली कॉपी कर चुके थे, आप वो कॉपी कर चुके थे, साथ साथ कॉपी ना करो, पिक्चर लेना। ये पहली बार मैं ज़िंदगी में कर रहा हूँ सवाल क्लास में, तो आप फिर देख लो, इस पर तो रिस्क है ना। अच्छा सुने, मटेरियल कैसे लिख रहे थे पहले, अच्छा भला लिख रहे थे, हाँ सी का जी,
कितना है जी, 500,000 था इंटू 1/6। तो प्रोडक्ट सी का मटेरियल जो है वो 5 लाख का था, लेकिन इसी ने आकर मुसीबत डाली थी और ये 8 लाख पे आप बोल रहे थे चला गया। लेकिन डी का तो वैसे ही है, 4 लाख का ही है, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है सी, इसलिए ये 4 लाख का है। 12 लाख हो गया। चूंकि कंटिन्यू हो रहा है सी, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि सी कंटिन्यू हो रहा है इसलिए डी का मटेरियल 4 लाख का ही है। और अगर सी शट डाउन हुआ तो डी के मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, क्योंकि 40,000 यूनिट्स जो हम अपने सी के उधर फेंक रहे थे वो बाजार से खरीदने जाएंगे तो वो 4,000 के नहीं 4500 के मिलने। थोड़ा सा फर्क आना है। अब इसमें 2-3 अप्रोचेज होंगी, जैसे कहोगे कर लेंगे। फिलहाल तो एक लाइन छोड़कर एहतियातन मैंने लिखा यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट में क्या आ गया जी, मटेरियल कॉस्ट, पूरा पूरा लिखा है, खुला खुला ऐसे। वर्किंग नंबर 3 कितनी है जी मटेरियल कॉस्ट? अगर दोनों चलें तो 12 लाख, और अगर सिर्फ सी चले तो सॉरी सिर्फ डी चले तो समझ जाओ ना, सी शट डाउन हो जाए तो ले लूँ 4 लाख, जैसे ऊपर सेल ले ली थी 4 लाख ले लूँ, ऐसे ही 10 लाख सेल ले ली थी ना, मटेरियल भी ले लें, अहमद ले लें। क्यों क्यों शट डाउन सी को कर रहे हैं तो डी को क्या तकलीफ होगी मटेरियल में? डी उससे बनता है। इधर आओ फिर दोबारा देखो, सी इज ऑल्सो यूज्ड इंटरनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ डी। 1 यूनिट 5 डी में यूज होता है। बिसाइड द रॉ मटेरियल एन अल्टरनेटिव मटेरियल अवेलेबल एट 4500 पर यूनिट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सी। यानी अगर हम सी बंद कर दें तो एक अल्टरनेटिव मटेरियल इसकी जगह यूज कर सकते हैं अपने डी में, लेकिन वो कितने का मिलेगा? 4500 का। अब in the budget, internal transfer of C for production of D has been recorded at normal selling price of C and is included in units sold of C। यानी इस सेल के अंदर, यूनिट सोल्ड के अंदर वो शामिल हैं, ठीक है, और ये इसमें भी रिकॉर्डेड है बजट के अंदर। इसकी सेल में पड़े हैं, इसकी कॉस्ट में पड़े हैं। ये तो मसला कोई नहीं था, इसलिए 400 पड़ा रहने दिया, इसीलिए सेल को छेड़ा भी नहीं था हमने, देख लो इंटरनल सेल को। लेकिन मसला ये है अगर सी बंद कर दिया, मसला है कि नहीं? चलो, तो इसका मतलब इसकी वर्किंग कर लेते हैं कुछ ऐसा। अच्छा, अब इसमें ना एक तरीका क्या है, मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे डी इंक्लूडिंग सी कितना है? 400 है, 4 लाख है ना। इसमें से पहले आप क्या कर दें, लेस कर दें 40,000 इंटू 4,000 और फिर ऐड कर दें 40,000 इंटू 4500। क्या आंसर आता है जी? 16 लाख। 1,60,000 होगा ना, 1,60,000 ऐड कितना कर दें? 1,80,000। ठीक है, तो क्या आंसर आया? चार लाख 20 आता है। सौ गए हो, 20,000 का फर्क है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों ना हम सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट ही डाल दें, ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है? ये 4,000 और ये 4500। तो दोनों ऑप्शंस हैं, जो करना चाहे वो डी का मटेरियल ऐसे भी निकाल सकता है, आप कहेंगे तो मैं ऐसे भी निकाल दूंगा, या फिर इसका, बल्कि यूं ही कर लेते हैं यार, मुझे आसान लगा है। तुम यार इधर आओ, क्या पता बाद में जगह तंग पड़ जाए, बाद से फिर खड़े होइए, फिर जुनेद ने लड़ना भी है, ठीक है। ऐसे ही अब खुले खुले चल रहे हैं। अच्छा जी सुने, अच्छा जी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इंक्रीमेंटल से भी कर सकते हैं और जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं। क्या पसंद करेंगे? जैसे किया वैसे। फिर इंक्रीमेंटल वाला आप साइड पे नोट कर लें, ये काम ऐसे भी हो सकता था कि ये तो अब मैंने कर ही देना है वहाँ पे, हम यहाँ पे यूँ कर देते हैं जी, ऐड कर दें इंक्रीमेंटल कॉस्ट सिर्फ, तो 40,000 यूनिट्स हैं, 500 रुपये का एडिशनल खर्चा आना है, 20,000 ऐड कर दो। तो ये आप फिर साइड पे नोट कर लो, कोई कहे इस तरह से करना है तो कर लेना, करना चाहे तो कर ले, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, नंबर 4 है मटेरियल कॉस्ट ओनली डी अगर चले था, शट डाउन हो जाए था, हाँ सी अगर शट डाउन हो जाए था, हाँ। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कहेंगे डी एक्स इंक्लूडिंग सी, कितना गिवन था सवाल में, 4 लाख। हमने कहा इसमें से ना निकाल दो सी की कॉस्ट जो थी, वो कैसे निकलेगी, वो हमने कहा जी वो कहीं 40,000 यूनिट्स हमने निकाले थे, नहीं ना निकाले, कहाँ निकाले, ये निकाले, शुक्र है निकाले थे। अब वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दूंगा ना मैं, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 40,000 वर्किंग 2, जाके देखो वहाँ पे पड़ा है भाई, इनटू ये हमने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे रखा हुआ था, यानी 4,000 पे वर्किंग नंबर 1, ऐसे रेफरेंसिंग हो जाती है ना, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये कितना माइनस कर दिया हमने जी, कितना माइनस हो गया, 1,60,000। अब ये माइनस होने के बाद अब जो मटेरियल पड़ा है उसमें सी नहीं है, यानी कि जितना वो सी इस्तेमाल होना था अब वो तो हो नहीं रहा, शट डाउन कर दिया हमने, तो वो इसमें से कॉस्ट निकल गई। लेकिन अब डी बनाने के लिए जो अल्टरनेटिव लाना है उसकी तो कॉस्ट बढ़नी है। यही 40,000 यूनिट्स अगर बाहर से खरीदोगे तो बाहर से खरीदोगे अल्टरनेटिव को, तो वो 40,000 इंटू रुपीज़ 4,000 का नहीं मिलना, बल्कि वो 4500 का मिलेगा। अब वो 4500 भी सवाल में गिवन था, आई थिंक ऐसा ही है, तो ये भी आ गया। लो जी, आप जिसका जैसे दिल करे वैसे कर लें सवाल जी। 1,80,000, तो ये 4,20,000। तो ये एक कैच था थोड़ा सा इस सवाल में, ये एक मुश्किल, शायद मुश्किल, इतना मुश्किल तो नहीं है। आप ऐसे ही सोच रहे थे कुछ जब सवाल पढ़ा था, तो ऐसे कुछ थोड़ा बहुत सोचा था, क्योंकि देखो 2-4 मिनट में पढ़ने से तो सोच इतनी नहीं आती, वो तो करने बैठो तो फिर उसे जिसमें मतलब बार बार पढ़ रहा होता है तो यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन कुछ सोच आई थी कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आने लग जाएंगी सोचें भी। वर्किंग नंबर 4 क्या है जी, ₹1000 में चल रहा है ना, 4 लाख। आपका अपना नंबर आ गया 420। 15 मिनट से रिक्वायरमेंट पढ़नी है फर्स्ट टाइम, और फिर कोई एक सवाल पकड़ लेना है छोटा मोटा आसान जो लगे। इधर ले आओ भाई। हाँ जी, लो जी, डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 250 पर आवर एंड ईच लेबर वर्क्स एन एवरेज ऑफ 200 आवर्स पर मंथ। ये डेटा है पूरे साल का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनियन एग्रीमेंट 50,000 आर पेएबल टू ईच लेबर अपॉन टर्मिनेशन ऑफ देयर। एक बंदा निकालना पड़ा तो शट डाउन करने केस में उसने आखिर में एक लाइन भी लिखी हुई थी, अज्यूम ये करो डायरेक्ट लेबर हो या लेबर सुपरवाइज़र हो, वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकते इस कंपनी के अंदर, यानी उनको फारिग ही करना है। अगर सी बंद हो गया तो ये फारिग ही है, ठीक है। तो इसका मतलब उनको रिडंडेंट करने की रिडंडेंसी कॉस्ट आनी है, तो ये बाद में देखेंगे। वैसे किसी ने नंबर ऑफ वर्कर्स निकाले सवाल पढ़ते हुए, गुड गुड। कितने निकले थे, 500, बिल्कुल सही। कैसे निकले अब ये देखो, वो कहता है नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत आसान था। देखो लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 300 मिलियन, और वो कह रहा है कि 1 घंटे का इनको कितना मिलता है। तो जब हमने ये काम किया तो कहाँ पे करें, ये लिखा हुआ यहाँ पे बड़ा गांधा पड़े ना, यहाँ करते हैं। इधर देखो, तो ₹300 मिलियन को आपने जब डिवाइड किया, 300 मिलियन पूरा डिवाइड कर दो ना, अगर मसला आ रहा है तो वर्किंग करते हो 250 से, यहाँ से क्या आया 12 लाख। ये क्या है, अब 12 लाख घंटे हैं, 1.2 मिलियन आवर्स, ये लेबर आवर्स आ गए टोटल, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें, एक बंदे ने एक साल में कितने घंटे काम किया, वो कहाँ लिखा हुआ था,
जी हाँ, उसने कहा था ऑन एवरेज 200 घंटे एक महीने में एक बंदा काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 इंटू 12 करेंगे तो 2400 घंटे आ जाएंगे। तो यहाँ से भाई 500 वर्कर्स मौजूद हैं। ये क्यों निकालने पड़े हमें, मुसीबत क्यों पड़ी है? उस जालिम ने टर्मिनेशन पेनल्टी पर वर्कर दे दी थी। एक वर्कर को फारिग करना है तो 50,000 देना है, तो 500 वर्कर्स को फारिग करना है तो अच्छा। अब अगली बात सुनो, ये लेबर कॉस्ट जो है इसके बारे में क्या ख्याल है? ये लेबर कॉस्ट सी और डी कंटिन्यू करें तो कोई चेंज हो रही है? अगर सी और डी कंटिन्यू करें तो ये लेबर कॉस्ट यही रहेगी। सी और डी कंटिन्यू करें तो लेबर कॉस्ट सेम रहेगी। बोलो कितनी आएगी? 570। और अगर सी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये 300 नहीं आएगा, सिर्फ 270 आएगा। ऐसा ही है, लेकिन इस वजह से एक टर्मिनेशन पेनल्टी आ गई। खत्म कहानी। ये सवाल है, लेकिन अप्रोच अपनी काम आई। पता नहीं आएगा कोई सोल्यूशन, एक बार देख लेना अगर दिल करे तो। मुझे नहीं मसला, मुझे कोई मसला नहीं। तो डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है जी। डायरेक्ट लेबर में कोई वर्किंग खास नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ। ये डायरेक्ट लेबर, इधर देखो बच्चों, डायरेक्ट लेबर सी की कितनी है? सी की कितनी है डायरेक्ट लेबर? 3 लाख। और डी की कितनी है? 2,70,000। तो ये टोटल कितना बना? अगर सी और डी दोनों चले तो ये आएगी लेबर कॉस्ट, और अगर सिर्फ सी चले तो ये आएगी लेबर कॉस्ट। लेकिन इस केस के अंदर एक चीज और निकालनी पड़ जाएगी, पेनल्टी। तो सीधा रखें भाई, जिंदगी सादी रखें, क्या मसला है? सीधी सीधी बात करो ना। अब कोई यहां पर कट्टी फिगर निकालने बैठ जाएगा, क्या कट्टी फिगर निकालनी है? दो स्टेप्स में कर लो, ठीक है। अब उसने आखिरी लाइन अभी तो पढ़ाई है, ये जान छुड़ाई थी उसने आपसे, इतना आसान कर दिया सवाल को। उसने कहा था कि जो भी लेबर है, जो सुपरवाइजर्स हैं, एक वाले दूसरे पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, बस उन्हें घर ही भेजने हमने, तो हमें घर भेजने दो उन्हें, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी? टर्मिनेशन पेनल्टी, या टर्मिनेशन, यहाँ टर्मिनेट ही कर रहे हैं ना, रिडंडेंसी लिख दो, कुछ भी लिख लो। टर्मिनेशन पेनल्टी वर्किंग कर लेता हूँ इसके लिए 3, लेकिन ये टर्मिनेशन पेनल्टी किसकी है जी? डायरेक्ट लेबर की, क्योंकि एक और भी आ रही है अगले पॉइंट में, वो भी आपने पढ़ ली हुई है। तो वो अब एक कर लो तो दूसरी भी हो जाती है। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर की है, और ये वर्किंग नंबर 5 करने लगे हैं बच्चे। बड़े भी कर लें, बच्चे भी कर लें जी। तो वर्किंग 5 में सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, ठीक है। अब मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकाले? मैंने कहा जी सी का 300 मिलियन की कॉस्ट है लेबर की, और वो कह रहा है लेबर को हम पे करते हैं ₹250 पर आवर। यहां से हमारे पास एक आंसर आया, चलो लिख देते हैं, 1.2 मिलियन लेबर आवर्स। अब ये तो टोटल इस साल के बजटेड लेबर आवर्स हैं जो सी पर लगने हैं। बजटेड आवर्स है ना, बजट ही चल रहा है ना भाई, डिसीजन मेकिंग है फ्यूचर की। बजटेड आवर्स इतने लगने हैं। अब एक बंदे ने जो आवर्स लगाने हैं, अगर उससे डिवाइड कर दें पूरे साल में जितने आवर्स लगाने हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे जो हमारे बजट में मौजूद हैं। तो उसने सवाल में बताया था कि हर बंदा ईच लेबर वर्क्स ऑन एन एवरेज फॉर 200 लेबर आवर्स। तो एक बंदा अगर 200 लेबर आवर्स काम कर रहा है तो 12 महीने में, तो 12 महीने में 2400 घंटे एक बंदा काम करेगा पूरे साल में। तो पूरे साल के 12 लाख लेबर आवर्स में से अगर एक बंदे ने 2400 लेबर आवर्स काम किया, तो फिर कितने बंदे थे जिन्होंने ये किया था? नहीं मतलब मैं बोल रहा होता, ऐसे करेंगे, बजट है ये, ओके। हाँ, माफ करते रहना, बोलो 500। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी? 500। अब टर्मिनेशन पेनल्टी यार यहीं पे ही निकालो उस्ताद, ये लो टर्मिनेशन पेनल्टी 500 वर्कर्स हैं इनटू 550
₹50,000, ठीक है, ₹50,000। लो जी, अब ये कहां से निकाला आपने? 500 वर्कर्स वर्किंग नंबर 5 में। लेकिन इधर देखो, अगर सी कंटिन्यू होगा तो ये पेनल्टी अभी दिखा के आ रहा हूं फॉर्मेट, रिडंडेंसी कंटिन्यू में नहीं होती, सिर्फ शटडाउन में होती है। हमारी अप्रोच यही है। अब आई का सोल्यूशन देखोगे ना तो वो क्या कहेगा, अगर सी शटडाउन हुआ तो आपको ये कॉस्ट पड़ जानी है, ठीक है, सॉरी उसने कहना है कि अगर सी कंटिन्यू करे तो ये कॉस्ट सेव हो जानी है, शटडाउन करे तो ये नहीं सेव होनी। हम ऐसे क्यों देखें यार, पहले मुश्किल से समझ नहीं आ रही है, मैं फोरगोन की है भाई। तो हम क्या कहेंगे, अगर कंटिन्यू कर लिया सी को तो इन्हें फारिग करना नहीं पड़ेगा, नो पेनल्टी, नो, भाई समझ आ रही है? और अगर हमने सी को शट डाउन कर दिया तो फिर हमें ये रिडंडेंसी कॉस्ट पड़ेगी कितनी? 25,000। 5 बस उड़ाई था मैंने, 25,000 रुपीज की पेनल्टी आ, ठीक है। अब उससे आगे सवाल और भी आसान है, सवाल बस इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। वो नंबर मार्किंग स्कीम में देख लेना, ठीक है। लो जी, पॉइंट 2 भी हो गया। पॉइंट 3 देखो, कहते हैं 80% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर रिप्रेजेंट्स सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर्स। 1 लेबर सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 10। तो अगर 500 वर्कर्स हैं बजट में तो डिवाइड बाय 10 करो, 50 सुपरवाइजर्स हैं। वो कहता है इधर देखो, अगर आप सी को कंटिन्यू कर रहे हो तो समझ लो कि 80% इस 40 का जो है वो सुपरवाइजर्स की सैलरीज हैं, जो कि कितने हैं? 50। कितने हैं? अच्छा, कहता है सर्विस ऑफ अ लेबर सुपरवाइजर कैन बी टर्मिनेटेड ऑन पेमेंट ऑफ, इसको फारिग करने का 1 लाख, तो 10 लाख कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है? टर्मिनेशन। लेकिन कहता है बाकी सारी रिमेनिंग कॉस्ट क्या है? अब इनडायरेक्ट में जो 20 है वो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो फिक्स तो है पर इंक्रीमेंटल नहीं है, ठीक है। तो बस सिर्फ इस 80 को पकड़ता है, ठीक है। अब हम आएंगे, हम 40 को लगाएंगे 80%, 40 को लग गया 80%, प्लस 30 को भी लग गया 80%। ये पहले वाला केस जो होगा जिसमें दोनों कंटिन्यू हो रहे हैं, और अगर शट डाउन हो रहे हैं तो फिर सिर्फ इस वाला उठा लेंगे, ठीक है, और लेकिन टर्मिनेशन पेनल्टी भी डाल देंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लेबर मैं अगर यूं कर दूं, आपकी इजाजत हो तो, ये देखो जरा, 40,000 है, 40,000 प्लस 30,000 इंटू 80%। हाँ 80 श्योर, वेरिएबल 80 है, बाकी फिक्स है ना, ठीक है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है? रेलेवेंट। तो अगर हम कंटिन्यू करें, देखो जिंदगी आसान है बेटा, कंटिन्यू करें तो इसका 80% कितना? 56,000 कॉस्ट आएगी। और अगर हम शट डाउन करेंगे तो फिर सिर्फ 30,000 का 80% आएगा। शुक्र है जगह छोड़ी थी भाई, बहुत सारा। हाँ 80 जी, कितना? हाँ 44 कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं भी कमा यार, मतलब हद होगी यार, वैसे ज्यादा है तो। हाँ जी सही है, कंटिन्यू करो तो ये सुपरवाइजर्स को पैसे देने पड़ेंगे, सी और डी वाले दोनों। शट डाउन करें तो सिर्फ ये देने पड़ेंगे, सी वालों को पैसे ये वाले नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन घर भेजने का खर्चा आएगा। खर्चा कितना आएगा? टर्मिनेशन पेनल्टी है। अब आप कहोगे यार इस सवाल में क्या निकला क्या है? अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह से कि कम से कम सोच इस तरह से ज़रूर रहे थे। अब 3-4 मिनट आपको दिए थे पढ़ने में, तो 10 मिनट पढ़ते रहो तो मसला कोई नहीं था, क्योंकि जब होने पे आना था तो इसने 5 मिनट में होना था। मकसद है कि आपको कई बच्चे ऐसे सोच ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि ये सुल्तान से भी मिलता जुलता सवाल था। हमने उसमें भी आई के अपने पता नहीं क्या किया था, हमने अपनी तरतीब पे रखा था सवाल को। हमने कहा था सबको कंटिन्यू कर लो या एक को निकाल दो, यहाँ पे भी वैसे ही किया, ठीक है। तो
बोलो जी, टर्मिनेशन पेनल्टी कैसे निकालेंगे? इधर देखो, 500 वर्कर्स थे, कहां से मिला ये 500? रेफर कर दो ना फिर, 500 वर्किंग 5 वाला मैंने उठाया है, ठीक है। इसको डिवाइड करो 10 से, तो क्या आता है जी? जो भी आता है, मेरे ख्याल में उसकी मुझे फिर जरूरत तो है कोई नहीं। इसको ₹100,000 से मल्टीप्लाई करो तो कोई टर्मिनेशन पेनल्टी नहीं, और 5,000 की टर्मिनेशन पेनल्टी इधर आ। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो। फ्यूल एंड पावर, रिपेयर मेंटेनेंस, अदर FOH, इनमें कुछ हिस्सा है वेरिएबल का। ये मैं नमाज की अब ब्रेक ले रहा हूँ, जमात से नमाज पढ़ेंगे हम, आप लोग भी पढ़ लें। इनमें कुछ हिस्सा है वेरिएबल। कैसे? देखो, 90% फ्यूल पावर वेरिएबल है, रिमेनिंग फिक्स्ड है, फिर इसका मतलब है, ठीक है। तो इसका 90% लोगे, 50 का 90% और 40 का 90%, यानी 90 का 90% लेके कहोगे C एंड D में है और उसमें एक आ जाएगा। ऐसे ही रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन रिपेयर मेंटेनेंस में ज़रा ध्यान से देखो, वो कहता है रिपेयर मेंटेनेंस का 60% मशीन्स का है, ये तो वेरिएबल हो गया, ये पहले 60% कर लो, कंटिन्यू में दोनों और शट डाउन में सिर्फ D, ठीक है। रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग 70% यहां से भी वेरिएबल है, वो भी पकड़ लेना है, ठीक हो गया। और आखिर में कहता है, बस सवाल खत्म, आखिर में सिर्फ यहां पे ये कह रहा है कि अदर FOH में भी 25% फिक्स है, यानी बाकी। अब ये सिर्फ जिन्होंने नमाज पढ़ के आना है, फौरन ये काम कर रखना है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें और आनी है, 1 2 3, हमारा सवाल ख़त्म है। यहाँ पर फिर आपने टोटल करना है, ठीक है। यहाँ से जो ज़्यादा होगा, उससे डिसीजन मांगा नहीं है वैसे, लेकिन जो ज़्यादा होगा वो बेनिफिशियल है, लेकिन फिर मैं आपको उससे मैच करवाऊँगा। 5 मिनट का काम रह गया है, लेकिन जमात से नमाज पढ़ लेंगे, पूरे 2 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर ये कितनी देर की रिकॉर्डिंग हुई है? ठीक है, इस पार्ट को ही क्लोज कर दें, अगला पार्ट हम 2 बजे शुरू करेंगे, लेकिन सवाल को यहाँ से शुरू करेंगे। ऑनलाइन वालों, आप भी ये सवाल पूरा करके अगला पार्ट लगाना, जल्दी 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 जल्दी।